हेलो बच्चों, कल मैं आपको संसद सदस्य बनने के लिए योग्यताओं के बारे में समझा रहा था कि संसद सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक हैं। तो जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वह भारत का नागरिक हो, वह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, साथ ही साथ वह न्यायालय द्वारा पागल और दिवालिया घोषित न किया गया हो। साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह कम से कम 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वह कम से कम 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तो ये तो संसद सदस्य बनने के लिए योग्यताएं हैं। और संसद सदस्य बनने की जो निर्योग्यताएं, यानी कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता, तो उसमें इसका जो योग्यता है उसका एक तरह से अपोजिट हम याद कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, यानी वह भारत का नागरिक नहीं है, तो वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। दूसरा, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर है, कहना होता केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुआ किसी सरकारी लाभ के पद पर है, तो वह संसद सदस्य नहीं बन सकता। तीसरा, अगर उसे न्यायालय ने पागल और दिवालिया घोषित कर दिया है, तो वह व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। चौथा, अगर उसने लोकसभा का चुनाव लड़ते समय 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये संसद सदस्य बनने की निर्योग्यताएं। इसके अलावा कुछ अन्य भी निर्योग्यताएं हैं जो संसद सदस्य बनने से रोकती हैं। तो जिसमें आगे है कि अगर कोई व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य है, तो उसे एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। या यूँ कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, वो 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे एक व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, या वह लोकसभा और विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ एक सदन का सदस्य हो सकता है। तो एक निर्योग्यता ये है। आगे है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से वो चुनाव जीत जाता है, तो उसे 1 माह के अंदर अंदर अपना एक पद रिक्त करना पड़ेगा। अगर वो अपनी स्वेच्छा से नहीं करता है, तो संसद के द्वारा एक पद अपने आप ही उसका निरस्त कर दिया जाएगा। तो कहने मतलब एक व्यक्ति लोकसभा के 2 जगह से चुनाव जीतता है, लेकिन वो एक जगह का ही सदस्य रह सकता है। साथ ही साथ जैसे कोई व्यक्ति चुनाव किसी पार्टी के टिकट पर लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जाती है। तो वह जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, अगर उस पार्टी को छोड़ के नहीं वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जाती है। साथ ही साथ अगर उसने चुनाव के दौरान कोई भ्रष्ट आचरण किया है या उसने कोई चुनावी अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति की भी सदस्यता समाप्त मान ली जाती है। तो संसद सदस्य की निर्योग्यताओं में कोई व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। साथ ही साथ अगर वो 2 जगह से चुनाव जीतता है लोकसभा का, तो उसे एक सीट 1 माह के अंदर अंदर छोड़नी पड़ेगी। तीसरा, अगर उसने चुनाव जीतने के बाद दल बदल लिया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त मान ली जाती है। और चौथा है कि अगर वह किसी चुनावी अपराध या चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे शपथ के बारे में। तो संसद के सभी सदस्य, जिन्हें हम बोलचाल में सांसद अथवा एमपी कहते हैं, तो संसद सदस्यों को क्या कहा जाता है? सांसद अथवा एमपी। तो जैसे आपके प्रश्न आता है कि सांसद अथवा एमपी किसे कहते हैं, तो संसद के सभी सदस्यों को सांसद या एमपी कहा जाता है। अब इनमें हम पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये लोकसभा के हैं कि राज्यसभा के? जैसे अगर उसमें आता है कि लोकसभा सांसद, तो वो लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा सांसद तो वो राज्यसभा का सदस्य है। तो अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है।
तो यानी जब भी कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव जीत करके आता है तो उसके बाद उसे राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। तो या तो राष्ट्रपति स्वयं उसको शपथ दिलवाता है या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को शपथ के लिए नियुक्त करता है उस व्यक्ति के द्वारा उन्हें शपथ दिलवाई जाती है। शपथ के साथ साथ उन लोगों से हस्ताक्षर भी करवाए जाते हैं। अब संसद के सत्र, तो हमारे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 85, उसके अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। तो कहने मतलब संविधान का जो अनुच्छेद 85 है वो संसद के सत्रों के बारे में उल्लेख करता है। संसद सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति को जब भी समय उचित लगता है उस समय पर वो संसद सत्र आयोजित कर सकता है। किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। कहने मतलब आपके जो संसद सत्र समाप्त होता है उसके बाद अगला जो संसद सत्र है वो 6 महीने की अवधि पूरा होने से पहले पहले आरंभ हो जाना चाहिए। या यूँ कहेंगे कम से कम साल में 2 सत्रों का आयोजन होना अनिवार्य है। लेकिन हमारी जो भारतीय संसद है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 3 संसद सत्रों का आयोजन होता है। तो जो 3 संसद सत्र हैं उनमें वर्ष का जो पहला सत्र होता है वो बजट सत्र कहलाता है, जो फरवरी से मई के बीच में आयोजित होता है। यानी वो फरवरी से स्टार्ट हो सकता है, मार्च, अप्रैल और मई, यानी इन 4 महीनों के अंदर अंदर बजट सत्र का आयोजन किया जाना जरूरी है। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो बजट सत्र को कब बुलाते हैं। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है। जो वर्तमान में हमारे जो संसद सत्र चल रहा है वो मानसून सत्र है। तथा शीतकालीन सत्र जो नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। तो 3 संसद सत्र होते हैं, एक बजट सत्र जो फरवरी से मई के बीच में, मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर के मध्य, और शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर के बीच में आयोजित किए जाते हैं। संसद की कार्यवाही के दौरान सदनों को स्थगित करने का अधिकार पीठ है। यानी संसद सत्र बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन जब संसद की बैठक चलती है यानी लोकसभा की अलग बैठक का आयोजन हो रहा है और राज्यसभा की अलग, तो उन दोनों बैठकों का जो आयोजन होता है यानी उनमें जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको कराने की जिम्मेदारी होती है जो लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति, इन दोनों के द्वारा राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित किया जाता है। लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार यानी संसद सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन जब संसद की बैठकें चल रही होती हैं उन बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अब हम गणपूर्ति या कोरम के बारे में पढ़ेंगे कि गणपूर्ति अर्थात कोरम किसे कहते हैं। तो गणपूर्ति अथवा कोरम का मतलब होता है कि सदस्यों की वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त होती है। अर्थात जैसे लोकसभा की बैठक हो रही है और राज्यसभा की बैठक हो रही है तो उस बैठक में कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होने पर ही वह बैठक मान्य होगी, उसे कहते हैं गणपूर्ति कोरम। जैसे उदाहरण के लिए आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको बोर्ड में पास होने के लिए कम से कम 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो वो आपके लिए न्यूनतम अंक की मतलब एक तरह से वैधानिकता है कि आप कम से कम इतने नंबर लेके आओगे तभी आप पास माने जाओगे। तो ऐसे ही जब लोकसभा की बैठक होती है और राज्यसभा की बैठक होती है तो उसमें कम से कम कितने सदस्यों के उपस्थित होने पर ही वो बैठक मान्य मानी जाएगी, उसे कहते हैं गणपूर्ति अथवा कोरम। तो यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। तो कहने मतलब
बैठक का आयोजन कब पूरा माना जाता है? जब उसमें कम से कम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग उपस्थित होता है। जैसे आपका 100 अंक का बोर्ड का पेपर होता है तो उसमें कम से कम कितने अंक लाने पर आप पास माने जाते हैं? 33। तो वहाँ 33% का प्रावधान है। और यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? कम से कम 10%। तो इसका अर्थ यह हुआ कि लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो आपके जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या कुल कितनी है? 545। तो 545 का 10वां भाग क्या होगा? लगभग 55। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर में आपके ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा की गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो कम से कम उसमें 55 सदस्य आएंगे तभी वह बैठक मान्य मानी जाएगी। और राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? 25। तो क्योंकि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245। तो 245 का 10वां भाग कितना होगा? 25। और लोकसभा में 545 कुल सीटें हैं तो उसका 10वां भाग कितना होगा? 55। तो लोकसभा की कार्यवाही में कम से कम 55 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है और राज्यसभा की कार्यवाही में 25 सदस्यों की। तो ये आपके लगभग 4 प्रश्न हैं 1-1 नंबर के कि भाई लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545। और लोकसभा की कार्यवाही के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है या गणपूर्ति कोरम में कितने सदस्य आवश्यक हैं? 55। उधर राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245। और गणपूर्ति कोरम हेतु कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? 25। अब संसद में भाषा, यानी जब संसद सत्र का आयोजन होता है तो उसमें कौन सी भाषाओं में लोग बोल सकते हैं? तो संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन में 2 मुख्य भाषाएं, यानी हमारे संविधान में 2 भाषाओं का उल्लेख किया गया है कि इन भाषाओं में संसद सदस्य बोल सकते हैं। एक है हिंदी और दूसरी है अंग्रेजी। किंतु पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकता हो, वह अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है, वैसे तो संविधान में सिर्फ 2 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया है, एक है हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। लेकिन पीठासीन अधिकारी का मतलब है कि जैसे अगर कोई लोकसभा का सांसद है और वो हिंदी और अंग्रेजी में नहीं बोल सकता है या अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता है, तो उसे लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपनी भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ऐसे ही अगर राज्यसभा का सदस्य है तो उसे राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उसे अपनी भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। अब मंत्रियों एवं महान न्यायवादी के संसद में अधिकार। तो जो मंत्री होते हैं और एक महान न्यायवादी होता है, उसके संसद में क्या अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेखित है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान न्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होगा। तो कहने का मतलब है जो हमारे देश के मंत्री हैं और महान न्यायवादी है, दोनों को संसद में क्या योग्यता प्राप्त है? चाहे कोई मंत्री हो या महान न्यायवादी हो, जब भी संसद का सत्र चलता है तो उसमें उन्हें बोलने की और संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार या शक्ति प्राप्त होती है। किंतु महान न्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं होगा तथा मंत्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकेगा जिस सदन का सदस्य। जैसे मंत्री और महान न्यायवादी में समानता क्या है कि वह संसद के जो 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और दोनों सदनों में बोल सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी।
लेकिन अगर बात आती है मतदान की, तो न्यायवादी को तो संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदन में बोल सकता है। लेकिन जब मतदान का समय आता है किसी भी विषय पर, तो उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। उधर मंत्रियों को मतदान करने का अधिकार है, लेकिन वह जिस सदन का सदस्य है, जैसे कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है और मंत्री है, तो वह राज्यसभा में वोट नहीं दे सकता। और जैसे कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और वह मंत्री है, तो वह लोकसभा में वोट नहीं दे सकता। दोबारा समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो उसे, और वो मंत्री भी है, तो उसे लोकसभा में ही वोट देने का अधिकार है, राज्यसभा में नहीं है। और जैसे अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और वो मंत्री है, तो वह राज्यसभा में ही वोट दे सकता है, लोकसभा में नहीं। अब राज्यसभा का गठन। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन अथवा राज्यों के सदन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि राज्यसभा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो राज्यसभा के अन्य नाम क्या हैं? उच्च सदन, स्थायी सदन और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। और इसमें एक नाम और भी है, द्वितीय सदन। तो राज्यसभा को लगभग 4 अन्य नामों से जाना जाता है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं, स्थायी सदन भी कहते हैं, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन और द्वितीय सदन। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है। कहने का मतलब है कि राज्यसभा के गठन का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 80 में ये लिखा गया है या उल्लेखित है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। तो जैसे आपके प्रश्न आता है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। ये जो इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम या निर्देशित अथवा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कैसे सदस्यों को मनोनीत करता है? जो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति होंगे। तो जिनको साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कहने का मतलब जो राज्यसभा में ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इस व्यवस्था को हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान से। शेष 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। तो कहने का मतलब जो अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, उसमें से 12 सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा, और शेष जो 238 सदस्य हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। यद्यपि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 निश्चित है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि अगर आपके प्रश्न आता है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 250। लेकिन कितनी है इसको ध्यान रखना। अगर हो सकती है तो 250 और कितनी है तो 245। तो जो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, जिनमें से 229 सदस्य तो राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा।
तो जो 250 सदस्य हो सकते हैं उनमें से किस हिसाब से व्यवस्था है? 238 संघ और राज्यों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा। जो वर्तमान 245 सदस्य हैं उनमें से कितने राज्यों से चुन करके आते हैं? 229 और केंद्र शासित प्रदेशों से 4 और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12। तो टोटल कितने हो गए? 245। तो जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों का आवंटन संविधान की 4थी अनुसूची के द्वारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में ये जो 245 जो राज्यसभा की सीटें हैं, जिनमें से 229 राज्यों से निर्वाचित और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, तो कौन से राज्य से कितने वो राज्यसभा सदस्य चुन करके आने, इसका निर्धारण काय के आधार पर किया गया है? उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो संविधान की जो 4थी अनुसूची है उसमें जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्धारण करने का प्रावधान किया गया है। इस कारण एक और जहां अकेले उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं, या यूँ कहें कि भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य किस राज्य से चुन करके आते हैं? उत्तर प्रदेश से। कितने? 31। लेकिन वहीं गोवा, मणिपुर, मेघालय ऐसे राज्य हैं जो कम जनसंख्या वाले हैं और यहाँ से सिर्फ एक एक सदस्य निर्वाचित होता है राज्यसभा के लिए। तो अगर आपके जैसे प्रश्न आता है कि सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश। कितने? 31। भारत के किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखो जहाँ से राज्यसभा के लिए एक एक सदस्य निर्वाचित होता है। तो गोवा, मणिपुर और मेघालय। या सबसे कम सांसद लोग वो राज्यसभा सांसद निर्वाचित जहाँ से होते हैं या चुने जाते हैं, वो कौन से राज्य हैं? गोवा, मणिपुर और मेघालय। राजस्थान से राज्यसभा के 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। यानी हमारा जो राजस्थान राज्य है, यहाँ से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? 10। जबकि संघ शासित राज्यों में केवल दिल्ली और पुदुचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, शेष को नहीं। भाई हमारे जैसे भारत है इस समय पर आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि राज्यसभा सदस्य सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों से चुने जाते हैं जहाँ विधानसभा होती है। क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेता है? विधानसभा के सदस्य। तो कहने मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ विधानसभा है, तो दिल्ली और पुदुचेरी। तो आपके जैसे प्रश्न आता है कि भारत के किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो दिल्ली और पुदुचेरी। यह प्रश्न आता है कि भारत के किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? तो दिल्ली और पुदुचेरी। तो शेष को नहीं। इस प्रकार अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट के समान सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने के स्थान पर भारत में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जैसे अपने भारत देश में तो संसद का जो उच्च सदन है उसे राज्यसभा कहते हैं। अमेरिका में जो उच्च सदन है, क्योंकि अमेरिका में व्यवस्थापिका कांग्रेस कहते हैं, तो अमेरिका का जो व्यवस्थापिका है कांग्रेस, उसका जो उच्च सदन है उसे सीनेट कहा जाता है। तो अमेरिका में सीनेट में सभी राज्यों से बराबर सदस्य चुन करके आते हैं, यानी प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य सीनेट के लिए चुने जाते हैं। लेकिन हमारे देश में जो राज्यसभा की सीटों का निर्धारण है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो जहाँ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था, तो वहाँ से 31 सदस्य चुने जाते हैं। गोवा, मणिपुर, मेघालय बहुत ही कम जनसंख्या वाले राज्य थे, वहाँ से सिर्फ 1 ही सदस्य निर्वाचित होता है। और जहाँ हमारा राजस्थान है वहाँ से 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो हमारे भारत देश में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
कि भाई राज्यसभा के सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है या वो कैसे निर्वाचित होते हैं। तो इसके बारे में आपको कल हम पढ़ाएंगे।